भारतीय न्यायपालिका को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, जो लोगों को जस्टिस देती हैं और हमारे संविधान की रक्षा करती हैं। इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों की हमारी अदालतों को लेकर कई भ्रांतियां होती हैं, यानी उनके दिमाग में अदालतों के बारे में कई ऐसे मिथ होते हैं जिसका असर समाज पर पड़ता है। असल बात यह है कि उनको पता ही नहीं होता कि अदालतों का सिस्टम कैसे काम करता है। डिटेक्टिव होने के नाते मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जिनमें एक बात निकल कर आती है कि लोगों के मन में अदालतों को लेकर जो मिथ्स थे उनकी वजह से उन्होंने अपना ही केस खराब कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर किसी की शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है तो कपल को लगता है कि कोर्ट में केस कर दो, पार्टनर को मजा चखाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ही बताओ, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। अदालतें हमें इंसाफ देने के लिए जरूर बनी हुई हैं और इंसाफ मिलता भी है। आज इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ऐसे 7 मिथ बताने वाला हूं जो लोगों के अदालतों के बारे में हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि इनकी वजह से लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जो भारतीय अदालतों को लेकर लोग गलत सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत बार 2 लोगों की लड़ाई में सुना होगा कि तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। ऐसा अक्सर लोग इसलिए कहते हैं ताकि दूसरे डर जाएं कि ये मुझ पर केस कर देगा। जो इंसान ये बात बोल रहा होता है उसके दिमाग में एक बात होती है कि वो केस करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे तुरंत इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन कोर्ट का अपना एक सिस्टम होता है। आपको जल्दी होती है, लेकिन यकीन मानिए कोर्टों को भी मजे नहीं आते आपको चक्कर कटवाने में। लेकिन सिस्टम का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि देर हो ही जाती है। तो लोगों का पहला मिथ ये है कि वो केस करेंगे उनको तुरंत इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप केस मत करो, या फिर मेरा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। कितनी ही बार मेरे पास क्लाइंट आता है जो बहुत निराश हो चुका होता है। वो बताता है कि सालों हो गए कोर्ट के चक्कर काटते हुए, पैसा भी खर्च हो रहा है, काम का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको केस करना हो तो ये मानकर चलें कि फैसला आने में सालों लग सकते हैं। इससे आपको निराशा नहीं होगी और आप इसे पहले से ही मन से एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपको पता ही है कि निर्भया का केस कितना हाईलाइट हुआ था। रेपिस्ट पकड़े भी गए, सबूत भी मिल गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश की गई, लेकिन फिर भी सालों लग गए इंसाफ मिलने में। भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में 26 साल बाद इंसाफ मिला। अयोध्या डिस्प्यूट में फैसला आने में 134 साल लग गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कोर्ट में फाइलों का अंबार। आप किसी कोर्ट में चले जाओ, आपको फाइलों के ढेर देखकर, लोगों की भीड़ देखकर एहसास हो जाएगा कि आपसे पहले न जाने कितने ही लोग लगे हुए हैं लाइन में। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में हमारे देश में तकरीबन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। कोर्टों को उन सब केसेस की सुनवाई करनी होती है, सारी पार्टियों को सुनना होता है, सबूतों पर गौर करना होता है, इसलिए इस प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। जजों की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि अमेरिका में इतने लोगों पर 107 जज होते हैं। कई बार वकील तरीके लेते रहते हैं, गवाह कोर्ट में नहीं आते। इस तरह की और भी अड़चनें हैं जो फैसला आने में डिले का कारण बनती हैं। सन्नी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म दामिनी का मशहूर डायलॉग आपने
शायद सुना होगा, जिसमें सनी देओल कहते हैं लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कुछ भी कहें, ये हमारी न्याय प्रणाली का कड़वा सच है। कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब सालों धक्के खाने के बाद मिला इंसाफ किसी काम का नहीं होता। डिटेक्टिव होने के नाते आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको केस करना हो, सारे पहलुओं पर गौर कर लें, फिर आगे बढ़ें। पूरी रिसर्च कर लें कि आपके केस में क्या क्या हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है। इससे आप मानसिक परेशानी से बच सकेंगे, क्योंकि आप पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलेंगे। दोस्तों, हमारे देश की अदालतों को लेकर लोगों को जो दूसरा मिथ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज को सॉल्व कर सकती है। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हर नेशनल मुद्दे में दखल दे सकती है और हर मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन केसों की सुनवाई कर सकती है जो उसके न्याय क्षेत्र के अंदर आते हैं, मतलब उसके ज्यूरिडिक्शन में होते हैं। ऐसे कुछ मामले हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे, लोअर कोर्ट्स की अपीलें, ऐसे केस जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस हो। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी पिटीशंस को खारिज कर देती है क्योंकि वो उसके कानूनी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। कई बार लोग मीडिया का इंटेंशन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल देते हैं। PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। सुप्रीम कोर्टों के पास केसों की कमी नहीं होती। 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 71,000 पेंडिंग केस थे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी पावर होती है, इसलिए ही तो इसे सुप्रीम कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास हर बात का हल है, तो आपको इस पर दोबारा सोचना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अदालतों के बारे में लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं। पहला मिथ ये कि कोर्ट जाएंगे और तुरंत इंसाफ मिल जाएगा। दूसरा मिथ ये कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज का इलाज है। अब हम बात करते हैं तीसरे मिथ की, जो ये है कि निचली अदालत मतलब लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले कम इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि लोअर कोर्ट के पास उतनी पावर नहीं होती जितनी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में तकरीबन 90% केसों के फैसले इन लोअर कोर्टों में ही होते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ज्यादातर केस तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन केसों की ही सुनवाई करती है जो पूरे देश से जुड़े होते हैं। बड़े बड़े केस जिला अदालतों और हाई कोर्टों में लड़े जाते हैं, तो ये मानना कि लोअर कोर्ट की हैसियत या पावर सुप्रीम कोर्ट से कम है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हमारे देश की अदालतों के बारे में लोगों की चौथी गलत धारणा या मिथ ये है कि कोर्ट में जो भी केस आता है उसकी सुनवाई बिना किसी पक्षपात के होती है। कोर्ट के लिए हर इंसान बराबर होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कई ऐसे कारण होते हैं जो कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करते हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर। कुछ जज पावरफुल लोगों के खिलाफ फैसला देने से बचते हैं, इसलिए अक्सर कुछ जज खुद को ऐसे केस से अलग कर लेते हैं। ये उनके लिए आसान तरीका होता है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें खबरें बड़ी तेजी से फैलती हैं। मीडिया चैनल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ज्यादातर न्यूज चैनल TRP बढ़ाने के लिए खबरों को मिर्च मसाला लगाकर दिखाते हैं। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा होता है, दूसरी तरफ न्यूज चैनल अपनी ही ट्रायल चलाते हैं, जिसे लोग मीडिया ट्रायल कहते हैं। ऐसे चैनल खुद ही कोर्ट और वकील बन जाते हैं, खुद ही गवाह बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ये फैसला भी सुना देते हैं कि कौन गुनाहगार है। कितनी ही बार ये चैनल बेगुनाहों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। कुछ केसेस में कोर्ट ऐसी खबरों से प्रभावित हो जाती हैं जिससे फैसले पर असर पड़ना नेचुरल है। कुछ दुर्लभ मामलों में भ्रष्टाचार के अंदर भी अपनी जगह
बना लेता है। यह भ्रष्टाचार अक्सर बहुत ही गुप्त और परोक्ष तरीकों से होता है, जिससे इसका प्रमाण मिलना बेहद मुश्किल होता है। सबसे आम तरीका होता है बिचौलियों के जरिए रिश्वत का लेन देन। कई बार वकील, रिटायर्ड जज या रसूखदार लोग ऐसे मामलों में बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं और दावा करते हैं कि वे सीधा संबंधित जज से संपर्क में है। इनकी मदद से पैसा इस तरह से पहुंचाया जाता है कि कोई कानूनी सबूत ना बचे। दूसरा तरीका होता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें जजों को संकेत दिया जाता है कि अगर वे किसी विशेष दिशा में फैसला देते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी ट्रिब्यूनल, आयोग या बड़ी कंपनी में ऊंचा पद मिल सकता है। इसे नरम रिश्वत कहा जा सकता है। तीसरा माध्यम राजनीतिक दबाव होता है। सरकार या राजनीतिक दल जजों के तबादले या पदोन्नति के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से उच्च न्यायपालिका में ये दबाव और भी सूक्ष्म रूप से काम करते हैं। इसके अलावा निचली न्यायपालिका में बेहतर शहरों में पोस्टिंग पाने या सुरक्षित विभाग में काम करने के लिए भ्रष्टाचार होता है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत कमजोरियों जैसे निजी जीवन की गुप्त बातें या वित्तीय लेन देन को ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सब बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं और इन्हें उजागर करना कठिन होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मामले सामने आए हैं, जैसे जस्टिस कर्नर केस, जिसमें एक हाईकोर्ट जज ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। न्यायमूर्ति कई थैलों में जली हुई भारतीय मुद्रा मिली के संभावित उदाहरण के रूप में सामने आया है। 14 मार्च 2025 को उनके आधिकारिक आवास में आग लगने की घटना के दौरान अग्निशमन कर्मियों को एक और गंभीर कारण है जजों पर अत्यधिक केसों का दबाव। जब किसी न्यायाधीश को सैकड़ों मामलों की सुनवाई करनी होती है तो स्वाभाविक रूप से हर केस की बारीकियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना जरूरी होता है। कई बार बेहद अहम विवरण छूट जाते हैं। असल में न्यायालयों का उद्देश्य लोगों को न्याय देना है, यह उनकी मूल भावना है। लेकिन जब बाहरी कारक जैसे कि सीमित संसाधन, स्टाफ की कमी या समय का अभाव काम में बाधा डालता है तो न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है। हमने कई बार सुना है कि सबूतों और गवाहों की कमी के कारण दोषियों को बरी कर दिया गया। यह केवल न्यायपालिका की कमी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की एक सामूहिक असफलता है जिसे हमें समझना और सुधारना होगा। दोस्तों, मैंने आपको 4 ऐसी गलत धारणाएं बताई जो हमारी अदालतों को लेकर लोग सोचते हैं। अब हम 5वें मिथ की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कोर्टों के प्रति बड़ी रिस्पेक्ट होती है। उनको लगता है कि कोर्ट के लिए क्या अमीर और क्या गरीब। लेकिन अदालतों को लेकर लोगों के मन में 5वां मिथ ये है कि अमीर और पावरफुल लोगों को सजा नहीं मिलती या वो सजा से बच जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट लोगों में भेदभाव करती है। कोर्ट की नज़र में सचमुच सब बराबर होते हैं, मगर अमीर और पावरफुल लोग अक्सर कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। वो ऐसे कई तरीके अपनाते हैं जिनकी वजह से कोर्ट उनको सजा नहीं दे पाती, जैसे महंगे वकील हायर करना जो कानून को तोड़ मरोड़ कर केस को अपने क्लाइंट के पक्ष में कर लेते हैं। पैसे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके केसों को लंबा खींच देते हैं। वो मुकदमे को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करवाते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं। कई बार हाई प्रोफाइल केसेस में कोर्ट से सजा मिलने पर भी उनको वैसी सजा नहीं काटनी पड़ती जैसा वो आम आदमी होते हुए भुगतते। ऐसे कितने ही केस हमारे सामने हैं। एक्टर संजय दत्त के केस में यही हुआ। उनको सजा हुई, लेकिन बार बार पेरोल पे आना इस बात की तरफ इशारा करता है।
करप्शन हमारे देश की जड़ों को खोखला करता है। राजनीति और करप्शन का गहरा रिश्ता माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि करप्शन केवल राजनीति में है, कोर्टों से इसका कोई लेना देना नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है कि कुछ जज भी करप्ट होते हैं। वैसे ऐसे जजों की संख्या काफी कम है, लेकिन ये मानना कि सभी जज बेहद ईमानदार होते हैं सबसे बड़ा मिथ है। ऐसे जज पैसे या किसी और चीज के बदले में किसी खास पार्टी के पक्ष में फैसला देते हैं। राजनीति और न्यायपालिका एक साथ आ जाती हैं तब भी धड़ल्ले से करप्शन होता है। इसके अलावा कुछ जज जमीन जायदाद के घोटालों से जुड़े पाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक जज के घर में आग लगी तो वहां बेहिसाब कैश मिला, जैसा कि मैंने अपने चौथे पॉइंट में विस्तार से बताया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ जज अपना जमीर और अपना पेशा बेचने से गुरेज नहीं करते। वो परवाह नहीं करते कि लोग कितनी आस लगाकर उनके पास आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ऐसे 6 मिथ बताए कि लोग हमारी अदालतों के बारे में क्या सोचते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 7वें और सबसे अहम मिथ की, और वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि हमारे देश में कोई भी कभी भी आसानी से और बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए किसी पर भी केस कर सकता है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। केस फाइल करने में पेपर तैयार करने की फीस, वकील की फीस लगती है। जो टाइम देना पड़ता है उससे काम का नुकसान होता है। डेली लाइफ में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। कई बार तो कोर्ट केस के चक्कर में रिश्ते तक दाम पर लग जाते हैं। मैं अपने कई क्लाइंट्स को देखता हूं कि उनकी लाइफ कोर्ट केस लड़ने में ही बीत रही होती है। खासकर पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस, मतलब शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं, उनके केस लड़ने में सालों लग जाते हैं। बहुत सारा पैसा और टाइम लगाना पड़ता है। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी सारी सेविंग्स केस में खर्च हो जाती है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दें कि कोर्ट में केस करना चुटकियों का काम है और बिना हींग फिटकरी लगाए आपको चोखा रंग मिल जाएगा। मतलब बिना पैसा खर्च किए आपको इंसाफ मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का मेन मकसद है आपको हमारी कोर्ट्स के सिस्टम से रूबरू कराना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन चीज़ों से डरकर केस ही दर्ज ना करें। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आपके साथ कुछ भी हो और आप केस करना चाहें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको कोई सरप्राइज ना मिले जो आपको अंदर तक हिला दे। जब भी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े तो इन चीज़ों को एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि टाइम टाइम पर चीज़ें बदलती रहती हैं। भारत की अदालतें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये न्याय का मंदिर हैं। लेकिन जब इन मंदिरों में देरी, दबाव और भ्रष्टाचार की परछाई पड़ती है तो आम नागरिकों का भरोसा डगमगाने लगता है। हर साल लाखों केस अदालतों में पेंडिंग रहते हैं और कई बार निर्दोषों को सजा मिलती है या अपराधी छूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम में सुधार नहीं हुए। आज जरूरत है एक ऐसे न्यायिक सिस्टम की जो तेज हो, जवाबदेह हो और तकनीक से लैस हो। न्याय सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में दिखना चाहिए और इसके लिए जरूरी है ठोस, व्यापक और ईमानदार न्यायिक सुधार। आइए बात करते हैं कि कैसे जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। सबसे पहले जरूरत है कि अदालतों तक पहुंचने वाले केसों की संख्या को कम किया जाए। इसके लिए लोक अदालतें, मध्यस्थता, मीडिएशन और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना होगा ताकि छोटे मोटे विवाद कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। इससे न्यायपालिका गंभीर मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगी। भारत में आज भी प्रति 10 लाख, इससे न्यायपालिका गंभीर मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगी। न्यायाधीश नहीं होंगे तब तक न्याय प्रणाली में देरी होती रहेगी। हमें जजों की भर्ती की प्रक्रिया को
तेज और पारदर्शी बनाना होगा ताकि कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या घटाई जा सके। वर्चुअल हियरिंग, ई फाइलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित केस ट्रैकिंग जैसे डिजिटल टूल्स को हर कोर्ट में अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे न्याय प्रणाली न केवल तेज होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी। जजों की जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी बनाई जानी चाहिए। यह समिति शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही जजों के कामकाज का नियमित मूल्यांकन भी होना चाहिए। हर केस के लिए एक अधिकतम समय सीमा तय होनी चाहिए, जैसा कि आपराधिक मामलों को 2 साल में और दीवानी मामलों को 3 साल में सुलझाने का लक्ष्य है। इससे लोगों को यह भरोसा मिलेगा कि उन्हें समय पर न्याय मिलेगा और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सिर्फ एक कहावत नहीं रहेगा। अक्सर अपराधी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि गवाह डर जाते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ हो जाती है। इसके लिए सख्त विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम और डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। आज के समय में साइबर क्राइम, डिजिटल एविडेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जजों की समझ को और बेहतर बनाने के लिए नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए। इससे जज जमीन से जुड़े रहेंगे और तकनीकी रूप से सक्षम बन सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु